सो भाई आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो अंडर ग्रेजुएट वाला आज 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, उसके जो हैं आज फर्स्ट शिफ्ट के जो लगभग 40 क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं और वन बाय वन देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। और जिनका भी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और एसएससी वाले छात्रों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। सो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस आपके मैच कर पाओगे आप, और एकदम एक्यूरेट आंसर आपको यहाँ से मिलेगा जो आयोग के द्वारा माना जाने वाला होगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का पूछा गया, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे 38वें राष्ट्रीय खेल। और यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। किसकी? जब इसका उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, और जो समापन समारोह था उसमें मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे, ठीक है। बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था, तो ठीक है, ये कौन से पक्षी से प्रेरित था, तो ये मेनाल पक्षी से प्रेरित था। ये आपसे पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, ठीक है। और ये कैसे खेल थे? ये एक हरित खेल थे, ठीक है। इनकी थीम पूछ सकता है, थीम, तो ये हरित खेल थे, थीम हरित खेल, ठीक है, आप याद रखेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है सर्विसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके पदक जीते थे, 121 पदक, जिसमें 68 इसके गोल्ड थे और 26 रजत और 27 कांस्य थे, ठीक है। इसके साथ ही इसका फर्स्ट स्थान था। और इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो भी मतलब फर्स्ट रैंक हासिल करता है उसको राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था और तीसरा स्थान हरियाणा का था। और 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो अगले राष्ट्रीय खेल होंगे उनकी मेजबानी आपका मेघालय राज्य करने वाला है। ये भी आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 48A किससे संबंध रखता है। तो अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पे आपका जोड़ा गया था। और ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा से सुनिश्चित करता है, मतलब उनकी रक्षा को सुनिश्चित करता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये एक हिस्सा है, ठीक है, पर्यावरण और वन संरक्षण। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करता है, ठीक है। और ये किसके कौन से अनुच्छेद में आती है, तो ये अनुच्छेद नंबर आता है आपका 326, आर्टिकल 326 आपका आर्टिकल इसमें हो जाएगा। इसमें चेंज किया गया था, यह संशोधन 1989 से लागू हो गया था, ठीक है, सभी राज्यसभाओं, सभी विधानसभाओं के लिए, और यहाँ पे आपके लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ठीक है। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले आपसे थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। तो फर्स्ट संविधान संशोधन आपका पिछले वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और भूमि सुधार कानूनों को लागू करता है, ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करता है, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का भी विस्तार करता है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल करने के लिए किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन दीव भारत में शामिल किए गए थे। 13वें संविधान संशोधन 1962 के दौरान नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से आर्टिकल में दिया गया नागालैंड को विशेष दर्जा, तो 371A में आपका ये आपको दिया गया है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा। कौन से संविधान संशोधन से, तो 13वें संविधान संशोधन थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बताया गया था कि मतलब आपका 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल का प्रावधान करता है। 24वां संविधान जो संशोधन है आपका संसद को संविधान में मतलब आपके मौलिक अधिकारों सहित उनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 25वें संविधान के संशोधन की बात करें तो संपत्ति के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, 19 और 31 लागू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और 26वां संविधान संशोधन 1971 ये राजाओं की प्रीवी पर्स यानी कि जो मिलने वाली पेंशन थी उसको समाप्त कर देता है। और 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 की अनुमति देता है, ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का एक दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, यानी कि एकता की जो मूर्त है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये 182 मीटर है और अगर फीट में पूछता है तो 597 फीट है। यह गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए फेमस है, तो असम राज्य की चाय जो है अपनी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा अम्ल यूज़ किया जाता है, तो भाई बताइए कौन सा अम्ल इसमें डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ होता है। तो दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर में जिस अम्ल का यूज़ होता है वो है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन यानी कि केमिकल होता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो इसमें मौजूद केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि सो आइए बात कर लेते हैं जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं सल्फोनिक एसिड का यूज़ डिटर्जेंट पाउडर में होता है। और डिटर्जेंट पाउडर में अगर आपसे पूछ ले कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इसमें रसायन मौजूद होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना की किस टुकड़ी ने भाग लिया। ये एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है और आगे आने वाली शिफ्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास जो नाम का अभ्यास था वो एक वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास है। हाल के संस्करण में अमेरिकी सेना की ओर से 11वीं एयरबॉर्न डिवीज़न की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया था। और यह अभ्यास दोनों देश की सेनाओं के मध्य तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया कि संगम साहित्य क्या था, तो संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है जो तीन संगमों के मेल से बना है, जो मदुरई से थे। तीन संगमों यानी कि तीन काव्य सम्मेलनों के मेल से बना है। संगम साहित्य क्या था, तमिल तमिल साहित्य का जो आपका तमिल साहित्य जो है वही आपका संगम साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि रायसेन जिला एमपी का जो है वहाँ स्थित हैं और ये अपने शैल चित्रों के लिए फेमस हैं। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है जो आप सबने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आरबीआई के डिप्टी जो गवर्नर हैं पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वे माइकल डी पेत्रा की जगह ले रही हैं, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुका है। और संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था। 26वें नवंबर के ये गवर्नर हैं वर्तमान के संजीव मल्होत्रा जी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित किस राज्य ने पहल शुरू की है या योजना शुरू की है, तो तेलंगाना सरकार ने मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और एआई तकनीकों को सरकारी कार्यों में उपयोग और एआई शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई से संबंधित योजनाएं स्टार्ट की हैं। यह मिशन नेस्कॉम के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो होता है वो सबसे बड़ा राज्य का विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो अनुच्छेद है वो आपको याद रख लेना है, 165 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो आपका फ्रांस का एक फिल्म फेस्टिवल है, इस समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार जो है सबसे ऊंचा है, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है आप कह सकते हैं। कांस फिल्म समारोह का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है पाल्मे डी ओर। ठीक है, ये पुरस्कार सर्वोच्च है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। ठीक है, यह पहली बार 1955 में शुरू किया गया था। और जो पाल्मे डी ओर का जो मीन्स है यानी कि अनुवाद है, अर्थ जो है वो है गोल्डन पाम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर घाट में ये पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन जो है वर्षाधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जो भी आपके असम मेघालय मिजोरम वाला पार्ट है, असम मेघालय मिजोरम वाला जो पार्ट है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षाधारी वन आपके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो था कि 2024-25 में इंग्लैंड से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत हिस्सा कितना था, तो देखिए वित्त वर्ष 24-25 में भारत को कुल 81.04 अरब एफडीआई डॉलर प्राप्त हुआ।
कहाँ से, ये सभी देशों से था मिला करके। इसी में यूके का जो हिस्सा था वो लगभग 795 मिलियन का था, जो हिस्सा केवल 1% के करीब ही था। और प्रमुख देश जिन्होंने एफडीआई में सर्वोच्च भूमिका निभाई है, तो फर्स्ट पे सिंगापुर है जिसका 30% एफडीआई निवेश है भारत में। सेकंड पे मॉरिशस 17% और अमेरिका का तीसरे नंबर पर स्थान आता है। अमेरिका ने 11% का योगदान दिया है भारत के एफडीआई निवेश में। ठीक है, पूछ सकता है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रडार का उपयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में शुरू किया है। तो देखिए, सड़क निर्माण में यूज़ कौन करेगा, भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये शुरू किया है। और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, टेलीफोन और सीवर लाइनों की मैपिंग के लिए यहाँ पे यूज़ स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि देखिए, उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो रडार ऐप जो आपका लॉन्च किया है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया है, रडार ऐप। ठीक है, ये आपको मोस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो जल जीवन मिशन सबको पता है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ये स्टार्ट किया था। तो इसका उद्देश्य है हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाए और इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली में हाल ही में की गई सीएम रेखा गुप्ता और किस अन्य के द्वारा। ठीक है, मतलब एक मंत्री और थे जिन्होंने साथ में उद्घाटन किया था दिल्ली में। ठीक है, तो पीएम भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली में जब हुई तो रेखा गुप्ता और इनके साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो थे वो सामंजस्य में थे। और यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। और यह योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा मतलब चलाई जा रही है। इसका इसमें सहयोग है, पेंशन योजना है। उद्देश्य है 60 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म में एकल कथा यानी कि एकल घटनाओं या कहानियों का जो संग्रह एक ग्रंथ है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ कहती हैं। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किसे कहा जाता है, तो यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या मिलता है, तो यह बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हुए थे उन्होंने जो अपने धर्म के लिए कुछ नियम बनाए थे उनका इसमें संग्रह है और इसमें जातक कथाएँ भी शामिल हैं। ठीक है, त्रिपिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था, अग्रणी राज्य जिसको सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो सबको पता है कि भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति जो थी वो स्टार्ट हुई थी और MS स्वामीनाथन का एक बड़ा योगदान था, MS स्वामीनाथन का। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो खाद्यान्न में वृद्धि करना, गेहूं और चावल पर मुख्यतः ये मतलब आधारित थी। और इस आंदोलन में सबसे जो अधिक प्रभाव था वो पंजाब राज्य में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी। तो किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी, तो स्वीटनर एस्पार्टम जो था उसको अनुमति मिल गई थी 1987 में फलों में मिलाने के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसने जो इस डाक प्रणाली को कहा था वो कहा था उलुगु। ठीक है, और ये आपका मतलब किसके शासनकाल में आया था, तो ये 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि घोड़े से तेज गति से समाचार या पत्र भेजने की प्रणाली जो थी उसको उलूग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन हमने जुटाए हैं इधर उधर से, सो प्लीज़ इसमें बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो देखिए, कृषि पर निर्भर थी, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है। तो देखिए, वॉलपेपर आप कह सकते हो या डेस्कटॉप बैकग्राउंड इसको आप कह सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ आप SSC और रेलवे से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी RRB NTPC का आगे एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट शिफ्ट में वो भी प्लीज़ ज़रूर से जुड़ें चैनल से और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।